लास्ट क्लास में हमारा एपिथेलियल टिश्यू स्टार्ट हो गया था। दीक्षा बेटा स्टार्ट हो गई क्लास। तो लास्ट क्लास में हमने क्या खत्म किया था? एपिथेलियल टिश्यू। उसकी एक वर्कशीट दी थी मैंने, आप लोगों ने कर लिया? कुछ डाउट है? करी थी? चलो ठीक है। आप इधर देखो बच्चों, एपिथेलियल टिश्यू के बाद नेक्स्ट टिश्यू हमें कौन सा पढ़ना है? हेडिंग डालिए, कनेक्टिव टिश्यू। सारे बच्चे कनेक्टिव टिश्यू, जैसा कि नाम से पता लग रहा है कनेक्टिव टिश्यू। एक सेकेंड। देखो, अगर मैं आपसे बात करूं कि मेरी बॉडी में सबसे ज़्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड मोस्ट अबंडेंट टिश्यू कौन सा है? कनेक्टिव टिश्यू। तो जब भी कनेक्टिव टिश्यू की बात होगी बच्चों, तो ये लाइन आपको हमेशा याद रखनी है, दैट इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड मोस्ट अबंडेंट टिश्यू। तो सबसे ज़्यादा जो टिश्यू मेरी बॉडी में मिलेगा वो कौन सा है? कनेक्टिव टिश्यू। सिंपल सी बात है। देखो, कनेक्टिव नाम से पता लग रहा है, यानी ये क्या करेगा? कनेक्शन करेगा, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करेगा। और ऑब्वियस सी बात है, अगर टिश्यू है तो इसमें अलग अलग तरीके की सेल्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है? ग्रुप ऑफ सेल्स को ही तो हम टिश्यू बोलते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर बच्चों तीन मेजर चीजें होती हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ किसकी, स्ट्रक्चर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की, तो यहाँ पे बच्चों तीन मेजर चीज होती है। पहली तो, क्योंकि टिश्यू है तो टिश्यू में क्या मिलेंगी? सेल्स। तो डिफरेंट टाइप्स की क्या यहाँ पे होती हैं? सेल्स। सेकंड चीज, यहाँ पे दो और चीजें मिलती हैं जो आपने एपिथेलियल टिश्यू में नहीं पढ़ा था। वो क्या क्या है बताओ? मैंने पढ़ाया था क्लास 9th में। बोलो, हाँ सही बोल रहे हो। मैट्रिक्स और फाइबर्स। याद है आप लोगों को? चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों हम लोग किसका? ब्लड का। पहले इधर देखो और समझो इस चीज को। एक मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ ब्लड का। ब्लड का एग्जाम्पल क्यों ले रही हूँ? क्योंकि ब्लड एक तरीके का क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। वो मेरी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करता है, वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन को पहुंचाता है, ठीक है? तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। और अगर मैं आपसे पूछूं ब्लड के क्या कंपोनेंट्स हैं, तो ये हम सबको पता है कि ब्लड में दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो क्या होता है? प्लाज्मा, जो कि लिक्विड होता है या फ्लूइड होता है, और उस फ्लूइड के अंदर क्या होती है? हमारी ब्लड सेल्स, ठीक है? तो ब्लड के अंदर क्या क्या है? प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। ये ब्लड सेल्स फर्दर थ्री टाइप्स की होती है, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स। उसको हम थोड़ी देर में देखेंगे। पर मेरा समझाने का यहाँ मतलब ये है बच्चों कि अगर मैं ब्लड की बात करी तो एक तो उसमें प्लाज्मा है और उस प्लाज्मा में क्या है? ब्लड सेल्स। तो यानी ये प्लाज्मा क्या है? मैट्रिक्स। और इसमें क्या है बच्चों? सेल्स। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे क्या बोला कि कोई भी कनेक्टिव टिश्यू होगा तो उसमें क्या क्या होगा? सेल्स होंगी और मैट्रिक्स होगा। अब क्योंकि मैंने ब्लड का एग्जांपल लिया था और जो ब्लड का मैट्रिक्स होता है उसमें फाइबर नहीं होते, इसलिए उधर हमने फाइबर नहीं लिखे थे। अदरवाइज जो दूसरे कनेक्टिव टिश्यू हैं उसमें फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो अभी आप इसको नोट कीजिए। हो गया बच्चों? इसको भी नोट करो, बात नहीं। आगे बैठ के बात कौन करता है? क्यों नहीं बोल सकते? सुनते हो बस। लिख लिया बच्चों ये? चलो, अब हम बात करें किसकी? कनेक्टिव टिश्यू के स्ट्रक्चर की। तो मैंने आपको बोला कि कनेक्टिव टिश्यू में तीन चीजें हैं। क्या क्या बच्चों? सेल्स पहला, दूसरा मैट्रिक्स, और तीसरा फाइबर्स। यही तो मैंने बोला आपसे। अब कनेक्टिव टिश्यू में बच्चों अलग अलग तरीके की सेल्स मिल सकती हैं। कुछ नाम याद है आपको? बताओ दीक्षा, कुछ याद है? कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स के नाम याद है? चलो मैं एक एक लिखती जाती हूँ। क्या आपने फाइब्रोब्लास्ट के बारे में सुना है?
ये जो फाइब्रोब्लास्ट सेल है ये क्या सिक्रीट करती है, फाइबर्स। तो ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के अंदर फाइब्रोब्लास्ट हैं और ये फाइब्रोब्लास्ट क्या बना रही है, ये वाले फाइबर्स। तो अल्टीमेटली उन फाइबर्स को मैट्रिक्स में ही सिक्रीट कर रही है, ठीक है। तो फाइब्रोब्लास्ट का काम क्या है बच्चों, इट सिंथेसाइजेस फाइबर्स। उसके अलावा कौन सी सेल्स होती है बच्चों, फाइब्रोब्लास्ट के अलावा, मैक्रोफेज, सही बोल रहे हो। दूसरी है यहाँ पे मैक्रोफेज। क्या काम होता है मैक्रोफेज का, मैक्रोफेज का क्या काम होता है, कुछ तो था, क्या था, नहीं, मैक्रोफेज का काम होता है कि वो फेगोसाइटोसिस में इन्वॉल्व होती हैं, कि कोई भी बाहर से पैथोजन आया, पैरासाइट आया, उसको खा लेंगी। तो ये क्या प्रोवाइड करेंगी, इम्यूनिटी, एंड दीज आर इन्वॉल्व्ड इन फेगोसाइटोसिस। लिखो, फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है ना सेल ईटिंग, है ना, लिखते जाओ साथ साथ। थर्ड है बच्चों एडिपोसाइट्स, ये तो जानते होंगे, क्या है ये बताओ। एडिपोसाइट्स क्या करेंगी, फैट सेल्स, ये क्या स्टोर करती हैं, फैट। तो दीज सेल स्टोर्स फैट। तो यहाँ लिख देती हूँ मैं, इनका फंक्शन क्या है, ये स्टोर करेंगी किसको, फैट को, ठीक है। इसके अलावा और कौन सी सेल्स मिल सकती हैं आपको इसमें, अभी स्टार्टिंग में थोड़ा समझना डिफिकल्ट हो रहा होगा, बट थोड़ा थोड़ा आगे जाएंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। मास्ट सेल का नाम सुना है आपने बच्चों, तो ये मास्ट सेल्स किस में प्रेजेंट होती हैं, आपके कनेक्टिव टिश्यू में। इसका फंक्शन क्या होता है मास्ट सेल का, ये सिक्रीट करती है बच्चों कुछ केमिकल, जैसे हिस्टामिन हो गया, हेपेरिन हो गया। इधर वाली सीट पे बैठ जाओ आके, खड़े हो जाओ जल्दी। नहीं नहीं बेटा खड़े हो जाओ, मुझे बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, उधर जाओ, खड़े हो जाओ, जाओ। नहीं नहीं बेटा उधर चले जाओ, ठीक है। तो ये सारी सेल्स जो होती हैं ये प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा और भी कोई सेल्स हो सकती है क्या, बहुत सारी सेल्स होती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ ब्लड की, तो आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, वो सब इसी में ही तो आएंगी, ठीक है। उसके बाद फाइबर्स की अगर मैं बात करूँ बच्चों, तो कनेक्टिव टिश्यू में हमें 3 डिफरेंट तरीके के फाइबर्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से होते हैं वो, हाँ हाँ मुझे सुनाई आ रहा है, बोलो तेज बच्चों। कोलाजन, दूसरे इलास्टिन, और रेटिक्यूलेट फाइबर। तो कौन कौन से फाइबर्स हो सकते हैं, कोलेजन फाइबर हो सकता है, इलास्टिन फाइबर हो सकता है, और रेटिकुलेट फाइबर हो सकता है। और ये तीनों टाइप्स के फाइबर और ये मल्टीपल सेल्स किस में पड़ी होंगी, आपकी मैट्रिक्स में। पर क्या मैट्रिक्स एक ही तरीके की होगी, या मैट्रिक्स में भी डिफरेंट हो सकते हैं, अलग अलग। जैसे ब्लड की बात करें तो उसकी लिक्विड मैट्रिक्स है, बोन की बात करें तो उसकी हार्ड मैट्रिक्स है। तो जो मैट्रिक्स है ये भी बच्चों अलग अलग होती है। इट कैन बी, यहाँ लिख देती हूँ, ये जेली लाइक भी हो सकती है, यानी सॉफ्ट जैसा कार्टिलेज में होता है। ये हार्ड भी हो सकती है जैसा कि बोन में होता है। और इसका नेचर कैसा हो सकता है, फ्लूइड भी हो सकता है जैसा कि ब्लड में होता है। तो अगर मैं किसी भी कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रही हूँ तो उसमें इतनी चीज़ें हमें दिखेंगी। बेटा बात नहीं, कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछो। समझ में आया इतना। तो अभी तक हमने क्या सीखा, बस ये कि जो कनेक्टिव टिश्यू है उसमें 3 चीज़ें हैं, सेल्स है, फाइबर्स है, मैट्रिक्स है। अब ये कनेक्टिव टिश्यू होता कितने टाइप का है, इसकी क्लासिफिकेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इधर देखो बच्चों, सारे बच्चे ध्यान से हेडिंग डालिए, क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू।
हेडिंग डाली बच्चे क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो मल्टीपल क्लासिफिकेशंस मिलेंगी तुम्हें अलग अलग बुक्स में, बट जो सबसे सिंपल क्लासिफिकेशन है मैं वो यहाँ पे लिख दे रही हूँ। तो जो कनेक्टिव टिश्यू है बच्चों, उसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक तो है हमारा कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर कि जिसको जैसा होना चाहिए था बिल्कुल वो वैसा ही है, और एक है हमारा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि और स्पेशल फंक्शन कर रहा है। तो ये हो गया हमारा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, समझ में आया है? तो सिंपल है। अब कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की भी आगे क्लासिफिकेशन है, इसको हम क्लासिफाई कर देते हैं दो कैटेगरी में। एक है हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा है हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो जो कनेक्टिव टिश्यू है इट कैन बी लूज कनेक्टिव टिश्यू और इट कैन बी डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और वो किस पे डिपेंड करता है बच्चों कि कनेक्टिव टिश्यू लूज है या डेंस है, बताओ। मैट्रिक्स में कितना फाइबर है। अगर मैट्रिक्स में फाइबर का अमाउंट ज़्यादा है तो वो टिश्यू कैसा हो जाएगा, डेंस हो जाएगा, और अगर कम है तो कैसा हो जाएगा, लूज हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है। इसके अलावा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में दो कैटेगरीज है। एक तो बताओ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जिसकी मैट्रिक्स कैसी है, फ्लूइड नेचर की, और दूसरा सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू जिसमें आपकी बोन्स आ जाएंगी। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, समझ में आया? ठीक है। अब मैंने बोला लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या है बच्चों, यहाँ पे लूज क्यों है, क्योंकि इसमें फाइबर का अमाउंट कैसा है, कम है, इसीलिए इसकी मैट्रिक्स लूज है। और यहाँ डेंस कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर कितना है, ज़्यादा है। ठीक है। अब यहाँ पे फाइबर ज़्यादा है तो इतनी ऑब्वियस बात होगी कि जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू होंगे वो कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा फाइबर्स हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको हर किसी के एग्जाम्पल्स याद करने हैं जो कि मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको। लूज कनेक्टिव टिश्यू में दो एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं बच्चों। एक होता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा होता है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। सो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू आपके लूज कनेक्टिव टिश्यू हैं। जबकि जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है इसमें भी आपके दो एग्जाम्पल है जो कि इंपॉर्टेंट है। एक है आपका टेंडन और दूसरा क्या है, लिगामेंट। ठीक है। तो एक है टेंडन, दूसरा क्या है, लिगामेंट। इधर सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू के भी दो एग्जाम्पल है, क्या है बताओ बच्चों, बोन्स और कार्टिलेज, है ना। तो बोन और कार्टिलेज यहाँ इसके एग्जाम्पल हैं। और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के भी दो एग्जाम्पल्स है, बताओ, ब्लड और लिम्फ। ठीक है। तो ये आपकी एक ओवरऑल बहुत सिंपल क्लासिफिकेशन है कनेक्टिव टिश्यू की, राइट। लिखो बच्चों इसको। लिख लिया? चलो अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, तो क्लासिफिकेशन हो गया। अब सिंपल सी मेरी एक क्वेश्चन है, व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं कनेक्टिव टिश्यू के, आप लोग मुझे बताइए। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। देखो कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास इतनी वेराइटीज में है। अगर मैं बात करूँ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के, तो इसका काम क्या है, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना। फिर मैं आ जाऊँ सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में, तो इसका काम क्या है, सपोर्ट करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। जो भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है वो बोन के अंदर ही तो हैं, तो उनको प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है, सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू। टेंडन और लिगामेंट का काम क्या है,
ज्वाइन कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को। और इधर अगर हम आ जाए एरियोलर और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में, तो ये स्किन के नीचे हैं, ऑर्गन्स के अराउंड है, तो दे आर एक्टिंग एज अ शॉक एब्जॉर्बर। तो अल्टीमेटली कनेक्टिव टिश्यू के बहुत सारे फंक्शंस हैं, ठीक है, तो हम यहाँ उसको नोट कर रहे हैं, लिखते जाओ। दिस टिश्यू is specialized to connect various part of the body ठीक है, तो बॉडी का जो वेरियस पार्ट है वो उससे कनेक्ट हो रहा है। दूसरा बताओ बच्चों, मैंने क्या बोला था कि बाइंडिंग का पैकिंग का काम यहाँ पे हो रहा है, तो बाइंडिंग सपोर्टिंग पैकेजिंग, कोई भी ऑर्गन है उसको पैकेज करके रखना, तो वो काम कौन कर रहा है, आपका कनेक्टिव टिश्यू, राइट। उसके अलावा क्या है, ऑर्गन्स के अराउंड है, तो जो भी शॉक ऑर्गन्स को लगेगा उसको ही एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इट इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ शॉक एब्जॉर्बर, ठीक। और ब्लड जो है इट एक्ट्स एज ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू, है ना, और ये क्या ट्रांसपोर्ट करेगा, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और गैसेस। सो ब्लड ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स and gases to various part of the body। ठीक है, तो ये हमें एक जनरल आइडिया लग गया है कि कनेक्टिव टिश्यू क्या स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी क्लासिफिकेशन कैसी है, उसका फंक्शन कैसा है, इसको नोट करो। हो गया बच्चों, लिख लिया सभी ने, चलो अब हम लोगों को करना क्या है, ये जो भी हमने क्लासिफिकेशन करी है, इधर देखो, तुम लोगों का मोटिवेशन मुझे खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, वैसे ऐसा है ना, बिल्कुल है। देखो अब हमें क्या करना है बच्चों आज के लेक्चर में, ये देखो बहुत सारे टूल्स थे ना, इधर है। आज एरियोलर टिश्यू पढ़ने की कोशिश करेंगे, फिर एडिपोज टिश्यू पढ़ेंगे, फिर थोड़ा टेंडन के बारे में पढ़ेंगे, देन हम लिगामेंट के बारे में पढ़ेंगे, देन बोन पे जो क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे कार्टिलेज के बारे में, ब्लड के बारे में और लिम्फ के बारे में। तो जितने भी टिश्यूज़ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं हमें सभी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, एरियोलर टिश्यू, ठीक है। तो हेडिंग डालिए एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। आप देखो सबसे पहले तो मैं तुम्हें बताऊंगी बच्चों एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर की बात करूंगी, ठीक है, किसी को कुछ भी पूछना हो पूछ लेना, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, कनेक्टिव टिश्यू का मतलब मैट्रिक्स होगी, सेल्स होंगी, फाइबर्स होंगे। एरियोलर टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जिसमें मोस्ट ऑफ द सेल्स मिलेंगी जो हमने लिखी थी, और तीनों ही फाइबर्स मिलते हैं, ठीक है। और वो फाइबर्स तीनों और सेल्स किस में पड़ी होंगी, मैट्रिक्स में पड़ी होंगी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक सेल बना रही हूँ बच्चों, इधर देखो, ये सेल मैंने बनाई है, ये है इस सेल का न्यूक्लियस, इस सेल का नाम है फाइब्रोब्लास्ट। क्या नाम है इसका,
फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट मैंने क्या बोला था, क्या काम है इनका, फंक्शन बताओ देख के, कि ये क्या सिक्रीट करेंगी, फाइबर्स को सिक्रीट करेंगी। तो ये फाइब्रोब्लास्ट क्या बनाना स्टार्ट कर दिए हैं बच्चों, इन्होंने बनाए हैं फाइबर्स। ठीक है, इधर भी हैं क्या, फाइबर्स। तो ये क्या सिक्रीट कर रही है बच्चों, फाइबर्स। अब ये जो फाइबर्स आपको ऐसे बंडल में दिखाई दे रहे हैं, ये कौन से फाइबर्स हैं, कोलेजन फाइबर। कौन से फाइबर्स है बच्चों ये, तो कोलेजन फाइबर्स कैसे होते हैं, इसको थोड़ा सा अलग से लिखूंगी कि यहाँ और भी चीज़ बनाएंगे। तो कोलेजन फाइबर्स कैसे होते हैं बच्चों, बंडल में, इस चीज़ को याद रखना है कि जो कोलेजन फाइबर्स है वो कैसे होते हैं, बंडल में। तो ये जो मैंने फाइबर बनाए ये कौन सा है, कोलेजन फाइबर। अब होता क्या है, इसी बंडल में से कुछ फाइबर्स निकल के और मैट्रिक्स में आ जाएंगे, ठीक है। और इस तरीके से जैसे जो ब्रांच्ड फाइबर मैं बना रही हूँ, जो कि निकल के आ गए हैं कोलेजन फाइबर से, और वो इसी तरीके से मैट्रिक्स में पड़े हुए हैं। ये कौन से फाइबर हैं आपके, दूसरे फाइबर, कौन से, रेटिकुलेट फाइबर। कौन से फाइबर्स हैं, रेटिकुलेट फाइबर। उसके अलावा और भी फाइबर यहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं, मैं यहाँ पे बना देती हूँ। ये थर्ड फाइबर कौन सा है, इलास्टिन फाइबर। ठीक है, तो मैंने तीनों फाइबर्स बना दिए, एक सेल बना दी। और ये सब किस में पड़ा हुआ है बच्चों, पीछे क्या होगा यहाँ पे, ये पूरा क्या है, ये सब कुछ इधर मैट्रिक्स है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये सब किस में पड़ा हुआ है बच्चों, मैट्रिक्स में। ठीक, समझ में आया, डन। अब बहुत सारे और भी तरीके की सेल्स मैंने बताई थी, जिसमें से एक थी एडिपोसाइट्स। तो यहाँ पे एडिपोसाइट बनाती हूँ मैं। तो जैसा कि आप जानते हैं एडिपोसाइट का काम क्या है, उसको फैट स्टोर करना है। तो अगर ये सेल है एडिपोसाइट की, तो इसके अंदर फैट स्टोर होगा। तो इतना ज़्यादा फैट स्टोर होता है एडिपोसाइट्स में, जिसकी वजह से उसका जो न्यूक्लियस है वो कहाँ चला जाता है, एक साइड में। ठीक है, तो ये कौन सी सेल बनाई है मैंने, एडिपोसाइट। इसको कैसे पहचानोगे, कि इसका न्यूक्लियस जो होता है वो शिफ्ट हो जाता है एक तरफ। जैसे प्लांट सेल में क्या होता है, वैक्यूल की वजह से न्यूक्लियस शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पे भी एडिपोसाइट में जो फैट होता है उसकी वजह से न्यूक्लियस एक तरफ को शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, उसके अलावा एक और टाइप की सेल थी, याद करो मैंने बताई थी, मैक्रोफेज। इधर बना देते हैं। अब मैक्रोफेज का काम क्या है बच्चों, फेगोसाइटोसिस करना, है ना। अब मैक्रोफेज का काम है फेगोसाइटोसिस करना। फेगोसाइटोसिस अमीबा करता है या नहीं करता, स्यूडोपोडिया को एक्सटेंड करके। सिमिलरली यहाँ पे मैक्रोफेज की जो शेप होगी वो ऐसी इरेगुलर शेप होगी। तो मैं इसको यहाँ लेबल करती हूँ, ये कौन सी सेल है, मैक्रोफेज। ठीक, इसके अलावा मास सेल बताई थी, वो मास सेल क्या करेगी, आपके कुछ केमिकल्स को सिक्रीट करेगी। तो मैं यहाँ पे एक और स्पेशल तरीके की सेल बना दे रही हूँ, दूसरे कलर से बनाएंगे इसको। तो यहाँ पे मैंने एक और सेल बना दी है स्पेशल सी। ये कौन सी सेल है आपकी, मास सेल, जो कि केमिकल को सिक्रीट कर रही है। तो ये कुछ ओवरव्यू है किसका, आपका एरियोलर टिश्यू का। आप सबसे पहली बात तो अगर मैं पूछूं कि जितने कनेक्टिव टिश्यू मैंने आपको बताए थे, एरियोलर, एडिपोज, बोन, लिगामेंट, टेंडल, सबसे ज़्यादा कौन सा कनेक्टिव टिश्यू होता है, तो वो होता है हमारा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। सो दिस टिश्यू इज मोस्ट abundant connective tissue that is found in our body। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ इस पॉइंट को, ये इंपॉर्टेंट है। इट इज, एरियोलर टिश्यू इज द मोस्ट abundant connective tissue। ठीक है, सो इट इज द मोस्ट अबंडेंट कनेक्टिव टिश्यू। ये डायग्राम बना लिया, बनाइए जल्दी से। हाँ, ये पूरा एरियोलर टिश्यू, एरियोलर टिश्यू में इतनी तरीके की सेल्स, मैट्रिक्स, फाइबर्स प्रेजेंट है।
वैसे देखा जाए तो कोलेजन वाइट कलर के होते हैं और जो इलास्टिन फाइबर होते हैं वो येलो कलर के होते हैं, तो इस चीज़ को मेंशन भी कर लेना, इधर नहीं उधर करा दूंगी जहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में लिखा था। लिखो बच्चों, वहाँ पे लिखो कोलेजन के नीचे लिखो वाइट फाइबर और इलास्टिन के लिए लिखो येलो, यहाँ पे मैंने ऑपोजिट कलर यूज़ कर दिया है। ठीक, लिख लिया। अब मैं आपसे पूछूं, ये तो हो गई स्ट्रक्चर की बात, स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया, ये भी हमने देख लिया कि कनेक्टिव टिश्यू में सबसे ज़्यादा आपका एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू ही प्रेजेंट है, तो ये एक्चुअली में प्रेजेंट है कहाँ पे, बताओ इसकी लोकेशंस। हाँ, और लिखो, हेडिंग डालो बच्चों, अकरेंस ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। देखो, कुछ लोकेशंस हैं जो हमें बिल्कुल याद रखनी है। देखो, सबसे पहली बात, अगर लास्ट क्लास को हम रिवाइज करें तो मैंने आपको बोला था कि जो एपिथेलियल टिश्यू है वो एवैस्कुलर है और उसके नीचे हमेशा क्या रहेगा, कनेक्टिव टिश्यू। तो जो हमारी स्किन है वो कैसी एपिथेलियम थी, स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज स्क्वामस एपिथेलियम थी, तो उसके नीचे भी तो कोई ना कोई कनेक्टिव टिश्यू रहेगा। ठीक है, उन दोनों को सेपरेट करेगी बेसमेंट मेम्ब्रेन, सब कुछ याद है। तो वो कनेक्टिव टिश्यू जो स्किन के नीचे रहता है वो कौन सा है, आपका एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इसकी लोकेशन, आप मेरे साथ साथ लिखते जाइए। ठीक है, देखो बच्चों, कहाँ प्रेजेंट होगा, स्किन एपिथेलियल टिश्यू है, उस एपिथेलियल टिश्यू को हटाओगे बेसमेंट मेम्ब्रेन आएगी, उसको हटाओगे एरियोलर टिश्यू आएगा, एरियोलर टिश्यू को हटाओगे तो मसल आएगी ऑब्वियसली नीचे, और मसल हटाओगे तो नीचे क्या आएगी, बोन। ठीक है, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपके मसल के और स्किन के बीच में। समझ में आया। दूसरी बात कि जो भी ब्लड वेजल्स हैं उनके आसपास कौन सा टिश्यू होगा, आपका एरियोलर टिश्यू। जो भी नर्व्स है, डेलिकेट नर्व्स है, उनके आसपास क्या होगा, आपका एरियोलर टिश्यू। साथ ही साथ जो बोन मैरो होती है उसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है, आपका एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। समझ में आया। ठीक है, अब आप ये बताइए मुझे इसके फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं। एक तो शॉक एब्जॉर्ब कर रहा है, और जो भी ऑर्गन्स है उसके आगे और पीछे है ना, पैक कर रहा है उसको, तो जो भी खाली स्पेस है उसको फिल कर रहा है। तो फंक्शंस हेडिंग डालो बच्चों। तो जो भी ऑर्गन्स है उसका स्पेस वो भर रहा है, दूसरा ये सपोर्ट कर रहा है इंटरनल ऑर्गन्स को, एंड थर्ड इट हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यू। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं कि एक तो इंटरनल ऑर्गन्स को फिल कर रहा है जो भी स्पेस है, दूसरा फंक्शन क्या है कि सपोर्ट कर रहा है इंटरनल ऑर्गन को, और थर्ड क्या है, रिपेयर ऑफ टिश्यू। तो इसको भी याद करना है बच्चों कि रिपेयर ऑफ टिश्यू में एरियोलर टिश्यू इन्वॉल्व होता है। ठीक है, हेलो अनुष्का बेटा, हम लोग कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे हैं। लिख लिया। अब एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बाद किसकी बारी आएगी, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की। तो एक हेडिंग दीजिए बच्चों, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू।
देखो, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में क्या होगा, वही सेल होगी, फाइबर्स होगा, मैट्रिक्स होगा, पर क्योंकि इसका नाम एडिपोज है तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी सेल होगी, एडिपोसाइट्स, जो कि फैट स्टोर कर रही है। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं बच्चों, तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ये देखो। अगर मैं यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहाँ पे ज़्यादा कौन सी सेल्स होंगी जो कि फैट स्टोर करती हैं, ऐसी कि न्यूक्लियस उनका साइड में हो गया और बीच में क्या है, फैट का ग्लोब्यूल। इस तरीके से मल्टीपल सेल्स होंगी ऐसी, और किस में होंगी, वो मैट्रिक्स में होंगी, और उस मैट्रिक्स में कुछ क्या भी होंगे बच्चों, फाइबर्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, और ये पूरा का पूरा क्या होगा आपका, मैट्रिक्स। कौन सी सेल है, एडिपोसाइट्स। ये क्या है, फाइबर्स। तो ऐसे ही तो होता है कनेक्टिव टिश्यू में, फाइबर हो गया, मैट्रिक्स हो गया, सेल हो गया, तीनों चीजें यहाँ पे प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं एडिपोसाइट के लिए, हाँ बेटा, क्लास 11th के बच्चे भी आराम से पढ़ सकते हैं इसको, आप देख सकते हैं लेक्चर। सुनो मेरी बात। अब देखो, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू अगर मैं बात करूँ तो ये कौन सी सेल है, एडिपोसाइट्स, और इनका फंक्शन क्या है, फैट को स्टोर करना। देखो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं, क्या, एडिपोसाइट्स में फैट स्टोर हो रहा है, ठीक है। अब जब हम खाना नहीं खाते या फास्टिंग करते हैं तो हमारे बॉडी को ग्लूकोज डायरेक्ट तो मिल नहीं रहा है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, जो भी स्टोर है क्या, फैट, उससे एनर्जी को रिलीज करती है। और आपको पता होगा कि फैट जो होता है वो ग्लूकोज से भी ज़्यादा एनर्जी देता है, तो फैट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये एडिपोसाइट का एक फंक्शन तो क्या हो गया कि वो आपको क्या प्रोवाइड कर सकती है, एनर्जी प्रोवाइड कर सकती है। दूसरी चीज़ बच्चों, जो कि ठंडे इलाकों में एनिमल्स रहते हैं, उनकी बॉडी में एक बहुत थिक फैट की लेयर होती है। क्यों, हाँ बताओ। देखो, अब वहाँ धूप तो नहीं निकल रही है, तो बाहर से उनको हीट नहीं मिल रही है, तो जो भी उनकी बॉडी में रिएक्शन हो रहे हैं उसी से वो अपनी हीट को जनरेट कर रहे हैं। अगर सबक्यूटेनियस फैट की लेयर पतली सी होगी तो वो फैट जो भी आपका हीट जनरेट हुआ है वो लॉस हो जाएगा इन्वायरमेंट को, लेकिन उनको सरवाइव करने के लिए अपनी जो हीट जनरेट की है उनको अपने पास रखनी है। तो होगा क्या, उनकी बॉडी में स्किन के नीचे एक बहुत मोटी लेयर होगी, किसकी, फैट की, जिसकी वजह से जो भी हीट जनरेट हुआ है उनकी बॉडी में वो बाहर नहीं जा सकती है। तीसरा, स्किन के नीचे हैं तो ऑब्वियस सी बात है किसका काम करेंगे, शॉक को तो एब्जॉर्ब करेंगे। समझ में आया। अब अगर मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछूं कि कोई इंसान मोटा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें ज़्यादा फैट स्टोर है, तो उसमें नंबर ऑफ एडिपोसाइट्स ज़्यादा होंगे या किसी नॉर्मल पर्सन के कंपैरिजन में बराबर होंगे। सोचो कि कोई इंसान अगर मोटा है तो उसकी भी सबक्यूटेनियस लेयर में एडिपोसाइट्स तो है ही, तो वो मोटा है इसका मतलब उसमें फैट का कंटेंट ज़्यादा है हमारे कंपैरिजन में, तो क्या उसकी एडिपोसाइट्स का नंबर ज़्यादा होगा या कम होगा किसी नॉर्मल के कंपैरिजन में, सोचो और बताओ। अ, 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 बताओ बच्चों आंसर। पक्का ज़्यादा होना चाहिए। देखो, फैट का जो वो होता है ना कंटेंट, वो बिल्कुल बराबर होता है, ठीक है। सॉरी, एडिपोसाइट्स का जो कंटेंट होता है वो बिल्कुल बराबर होता है, नंबर जो होता है वो बिल्कुल बराबर होता है। हो सकता है जो भी इंसान मोटा है उसकी एडिपोसाइट में फैट का ग्लोब्यूल बड़ा होगा, तो उसकी एडिपोसाइट का साइज इंक्रीज हो जाता है। समझ में आया। पर नंबर जो होता है, ऐसा नहीं है कि कोई बंदा बहुत खाना खा रहा है तो उसकी एडिपोसाइट्स बार बार डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। समझ में आया। चलो, तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दैट cells are specialized to store fat। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पे न्यूक्लियस जो है वो एक कोने में प्रेजेंट है, पेरिफेरी पे प्रेजेंट है, क्योंकि बीच में बहुत सारा फैट जो है वो स्टोर हो रहा है। बेटा हम लोग NSC JS की तैयारी करते हैं जिसमें मोस्ट ऑफ द सिलेबस 11th एंड 12th का आता है, ठीक है बच्चों। समझ में आया। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ।
तो न्यूक्लियस यहाँ पे पेरीफेरी पे शिफ्ट हो गया ड्यू टू द लार्ज फैट ग्लोब्यूल। ओके, लिख लिया? जल्दी लिखो बच्चों। फिर हम दो पॉइंट्स इसमें ऐड करेंगे, एक तो इसकी लोकेशन, दूसरा इसका फंक्शन। तो लोकेशन कहाँ होगी इसकी? एक तो स्किन के नीचे और दूसरा ऑर्गन्स के आसपास, वही पैकिंग करेगा ये भी, ठीक है। और दूसरा इसका फंक्शन क्या होगा, अभी मैंने बताया, एक तो फैट का रिजर्वॉयर है, एनर्जी जो है वो हमें यहाँ से मिल सकती है, जब हम खाना नहीं खा रहे तो हम फैट से एनर्जी ले लेते हैं, ठीक है। फैट जो है इज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। फोन नहीं। उसके बाद दूसरा क्या है बच्चों? दूसरा ये कि ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करेगा, और तीसरा क्या है? इंसुलेटर है। जो भी एनिमल्स कोल्डर रीजन में होता है उसमें थिक लेयर होती है। लिखूं? ये लिख लिया? चलो। फंक्शंस में तीनों मेंशन कर रही हूँ जो मैंने आप लोगों को बताए हैं। एक्ट्स एज शॉक एब्जॉर्बर, ठीक है। दूसरा एक्ट्स एज इंसुलेटर, इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट लाइन, एनिमल्स live in colder areas have thick subcutaneous fat layer। डन। और थर्ड क्या फंक्शन मैंने बताया था? इट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, जब हो जाए तो बताना बच्चों। लिख लिया? लिख लो। हो गया? ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया बच्चों? हमने कौन से टिश्यूज को खत्म करा है? वापस चलते हैं अपनी क्लासिफिकेशन पे। तो यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ लिया? लूज कनेक्टिव टिश्यू पूरा हो गया, जिसमें हमने एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू पूरा हो गया है। तो अब हमें क्या पढ़ना है बच्चों? डेंस कनेक्टिव टिश्यू में टेंडन और लिगामेंट पढ़ना है। तो मैं इसका कंपैरिजन तुम्हें पढ़ाऊंगी ताकि उससे तुम्हारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो हेडिंग डालो बच्चों, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। हेडिंग दीजिए, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इस डेंस कनेक्टिव टिश्यू के हमारे दो प्यारे एग्जाम्पल्स हैं। कौन कौन से बच्चों? पहला है हमारा, बताओ, टेंडन, और दूसरा है लिगामेंट। इसको समझने के लिए यहाँ पे बीच में एक प्यारा सा डायग्राम बना रही हूँ, फिर हम लोग इसकी बात करेंगे, ठीक है।
सपोज करो मैंने ये एक बोन बनाई है और ये दूसरी बोन बनाई है और यहाँ से अलग से दो बोन अटैच्ड हैं, ठीक है। बोन के ऊपर क्या होती है बच्चों? मसल। ठीक है, तो ये डायग्राम बस मैंने अपनी तरफ से ही बनाया है, पहले मैं इसको मेंशन करती हूँ। ये क्या है बच्चों? बोन। ये क्या है? मसल। ठीक है, अब हम बात करें हैं किसकी? डेंस कनेक्टिव टिश्यू में टेंडन और लिगामेंट की। तो टेंडन किसको किससे कनेक्ट करता है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन बनता है, और लिगामेंट किसको किससे कनेक्ट करता है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो मुझे बताइए कि लिगामेंट किसको किससे कनेक्ट करेगा? बोन टू बोन। तो वेरी नाइस, मैंने इसकी आपको एक रेगुलर क्लास में छोटी सी ट्रिक भी बताई थी कि आप इसको बबली के नाम से याद कर सकते हैं। दैट इज कि जो लिगामेंट है वो किसको कनेक्ट करता है? बोन से बोन को। तो यहाँ पे एक बोन ये है और वन, देखो कौन कौन सी बोन्स है हमारे पास जो मैंने पिंक कलर की बनाई है। दिस इज बोन 1, ये रही बोन 2, ये रही बोन 3। अब ये बोन्स आपस में अलग अलग रखी हुई हैं, ठीक है। ये कोऑर्डिनेटेड वे में तभी तो काम करेंगी जब हम इसको जोड़ेंगे। तो इसको कौन जोड़ेगा बच्चों? लिगामेंट। तो मैं यहाँ लिगामेंट इस पेन से बना रही हूँ, तो लिगामेंट ऐसा हो सकता है। तो जो मैंने ग्रीन कलर से स्ट्रक्चर बनाया है ये क्या है? हमारा लिगामेंट। ये किसको कनेक्ट कर रहा है? बोन को बोन से। तो मैं यहाँ लिख दूं ये क्या है? लिगामेंट। और टेंडन किसको किससे कनेक्ट करता है? मसल को बोन से। तो देखो यहाँ पे ये जो मसल है ये इस बोन से जब तक अटैच नहीं होगी तब तक मूवमेंट कैसे होगी बच्चों? अगर मुझे मूवमेंट करानी है तो मुझे क्या करना है? मसल ही तो कॉन्ट्रैक्ट होती है, बोन थोड़ी ना कॉन्ट्रैक्ट होती है। बोन तो सिर्फ मूवमेंट शो करती हैं। तो जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी और मूवमेंट होगी वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब मसल किससे कनेक्ट होगी? आपकी बोन से कनेक्ट होगी। तो यहाँ पे जो मसल है किससे कनेक्ट होगी बच्चों? बोन से। ये जो मसल है किससे कनेक्ट होगी? बोन से। और ये कौन करेगा? टेंडन। ठीक है, तो यही तो हमें देखने थे कौन कौन से। एक तो था हमारा टेंडन, एक सेकेंड बस, एक था हमारा टेंडन और दूसरा था हमारा लिगामेंट। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ टेंडन और लिगामेंट में से कौन सा ज़्यादा इलास्टिक होगा? देख के बताओ अगर पता लग पा रहा है तो, कि टेंडन और लिगामेंट में से कौन सा ज़्यादा इलास्टिक होगा? लिगामेंट। क्यों? क्योंकि देखो मुझे बोन से बोन को अटैच है और मुझे अगर मूवमेंट करनी है, ठीक है, तो जब तक लिगामेंट इलास्टिक नहीं होगा तो ये मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुझे इलास्टिसिटी चाहिए। अगर मेरी ये बोन और ये बोन अटैच है और लिगामेंट इलास्टिक नहीं है तो मैं मूवमेंट नहीं कर पाऊंगी। लेकिन टेंडन को इलास्टिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मसल अगर वो स्टिक भी है तो भी मेरा काम बन जाएगा। तो टेंडन और लिगामेंट में से ये याद रखोगे कि जो लिगामेंट होता है वो कैसा होता है बच्चों? इलास्टिक। और टेंडन कैसा होता है? इनलास्टिक। ठीक है। दूसरा, टेंडन किसको किससे कनेक्ट करता है ये भी आप देख लीजिए। दैट टेंडन कनेक्ट करता है किसको? मसल को टू बोन्स। ठीक है। और यहाँ लिगामेंट कनेक्ट करेगा किसको? इट विल कनेक्ट बोन को किससे? बोन से। ठीक है, लिखते जाओ बच्चों, डायग्राम बनाओ साथ में। अब देखो मैं आपसे बोल रही हूँ कि जो टेंडन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो कैसा है? इनइलास्टिक है। तो उसमें कौन से फाइबर ज़्यादा होंगे? जो बंडल में प्रेजेंट थे। कौन से? कोलेजन फाइबर। उनका कलर क्या था? लिखवाया था वाइट। तो यहाँ पे लिखा रहता है कि जो टेंडन होता है इट हैव मोर वाइट फाइबर्स। तो यहाँ पे ज़्यादा क्या होते हैं बच्चों? वाइट फाइबर्स होते हैं। और लिगामेंट के अंदर कौन कौन से फाइबर्स होंगे बच्चों? दोनों होंगे। एक तो इलास्टिन फाइबर भी होगा क्योंकि यहाँ पे क्या प्रोवाइड हो रही है? इलास्टिसिटी। तो इट कंसिस्ट ऑफ बोथ इलास्टिन एंड कोलेजन फाइबर्स, यानी यहाँ पे दोनों फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसको नोट करो फिर हम आगे चलेंगे। सर
हो गया। चलें, एक टर्म होती है बच्चों, स्प्रेन। क्या मतलब है इसका? स्प्रेन का क्या मतलब है? चोट लग जाना, झटका? वो तो नहीं, वो तो सोरनेस आ जाती है मसल में क्योंकि लैक्टिक एसिड बन जाता है। देखो चलते चलते पैर मुड़ जाता है तो क्या हो जाता है? देखो बोन को बोन से कौन कनेक्ट कर रहा है? लिगामेंट। तो जब मेरा पैर मुड़ेगा तो चोट मुझे किसकी वजह से मिलेगी? कि लिगामेंट जो है उसमें ब्रेकेज आ गया है, उसमें रप्चर आ गया है। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? स्प्रेन। और वो कैसे हुआ? कि लिगामेंट की एक्सेसिव पुलिंग हो गई। समझ में आया? तो एक्सेसिव पुलिंग ऑफ लिगामेंट इज नोन एज स्प्रेन। लिख दूं? तो यहाँ स्प्रेन क्या है? इट इज excessive pulling of ligament। लिख लो बच्चों, excessive pulling of ligament। हाँ, हो जाता है, हो जाता है। आप तो वैसे भी मैचेस वगैरह देखते होंगे, फुटबॉल में तो बहुत ज़्यादा नी में जो लिगामेंट्स होते हैं वो रप्चर हो जाते हैं। एसीएल रप्चर हो गया, सुना है आपने? एसीएल, है ना? हाँ, तो ये क्या है? लिगामेंट्स ही तो हैं ये। ठीक है, तो जब एक्सेसिव पुलिंग होगी ठीक है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा तो फिर वो रप्चर भी हो जाता है। ठीक, लिख लिया बच्चों? चलें, अब हमारा कौन से कनेक्टिव टिश्यू हो गए, वापस से चलते हैं अपनी क्लासिफिकेशन पे। चलो, कितना पढ़ लिया है हमने ये देखते हैं। देखो क्या क्या हो गया हमारा बच्चों। एरियोलर डन, समझ में आया? एडिपोज, ये यानी हमने प्रॉपर जो कनेक्टिव टिश्यू है उसको हमने पढ़ लिया है। अब हम आते हैं किस पे? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू पे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में मैं तुम्हें फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू पढ़ाऊंगी, बाद में मैं तुम्हें ये वाला पढ़ाऊंगी, सपोर्टिव वाला। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू और उसमें सब हेडिंग डालिए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले आपको पढ़ाएंगे क्या? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्या क्या पढ़ना है हमें फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में बच्चों? दो चीज़ें हैं हमारी, एक तो ब्लड है और एक लिम्फ है। अब क्योंकि आप लोग क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं और आप लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन को पढ़ लिया है बहुत अच्छे से, तो अब आप इसको बेहतर समझ पाएंगे। ठीक है, तो अब मैं आप ही से पूछूंगी, बताऊंगी कम। ठीक है, चलिए। अब मैंने क्या करा, किसी पेशेंट का मैंने ब्लड लिया और उसको मैंने एक टेस्ट ट्यूब में इस तरीके से रखा। ठीक है, पहले मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। वापस आएगा, आ गया। सुनो बच्चों, तो मेरे पास क्या है, ये एक सेंट्रीफ्यूज ट्यूब है, इसमें मैंने क्या करा, एक पेशेंट का ब्लड लिया। चलो तो ब्लड ले लेते हैं, ब्लड का कलर ये वाला होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये है उस पेशेंट का ब्लड। अब मैं इस पेशेंट के ब्लड के साथ क्या करूंगी बच्चों, इसको मैं एक मशीन में रखूंगी जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। पढ़ा है आप लोगों ने? हाँ, हाँ या ना? हाँ तो बोलो फिर क्या होगा, बताओ बच्चों। ये जो है एक पेशेंट का ब्लड है मेरे पास, मैंने इसको सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में रख दिया। उस ट्यूब में मैं इस उसमें क्या करूँगी, एक मशीन में इसको रखूँगी और इसको घुमा दूंगी बहुत तेज़। ठीक है, यानी कि कुछ टाइम के लिए रखूँगी जिसमें बहुत अच्छे से तेज़ से रोटेट करेगा। उससे क्या होगा, इसके सारे कंपोनेंट्स ब्लड के मिक्स हो जाएंगे। फिर मैं इसको शांति से छोड़ दूंगी। जब मैं इसको छोड़ूंगी तो क्या होगा, जो भी भारी वाली चीज़ है वो नीचे बैठ जाएगी
और जो हल्की चीज़ है वो ऊपर आ जाएगी। अब भारी क्या है और हल्का क्या है उसको हम देखते हैं बच्चों। ये मेरा ब्लड था आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, ये दिस इज आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन। मेरे इस ब्लड के साथ क्या हुआ बच्चों, ब्लड का कुछ कंपोनेंट तो बेचारा नीचे ही बैठ गया, जैसे कि ये वाला। क्या है ये, पढ़ के आए हो बच्चों बताओ, क्या बना रही हूं मैं ये जो नीचे बैठा है ये क्या है, आरबीसी। क्या है ये सबसे नीचे जो बैठ गया ये क्या है, आरबीसी। ठीक है, और तुम अमाउंट भी देखना, आरबीसी का अमाउंट तुम्हें सबसे ज़्यादा दिखेगा। इस आरबीसी के ऊपर इस तरीके से मुझे एक पतली सी लेयर दिखेगी ऐसे। किसकी लेयर है ये, इसमें क्या क्या होगा, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, और इसके ऊपर मेरे को और येलो कलर का एक विस्कस सा फ्लूइड मिलेगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से, इस तरीके से एक येलोइश कलर का विस्कस फ्लूइड मिलेगा। ये क्या है बच्चों, हाँ बिल्कुल सही। तो ये क्या है, प्लाज्मा। तो आपने देखा कि जो ब्लड है जब मैंने उसको सेंट्रीफ्यूज कर दिया तो ऐसा मुझे कुछ मिला कि सबसे नीचे मेरे पास आरबीसी हैं, उसके ऊपर मेरे पास एक थिन स्ट्रिप है जिसमें डब्ल्यूबीसीज हैं और प्लेटलेट्स हैं, और उसके ऊपर क्या है, मेरा थिन प्लाज्मा जो कि मैट्रिक्स है किसकी, इस ब्लड की। अब मेरा सवाल बच्चों कि प्लाज्मा मुझे, अगर सपोज करो मैं 100% ब्लड को कंसीडर कर रही हूँ तो मुझे प्लाज्मा कितना परसेंट मिलेगा और डब्ल्यूबीसीज और ये प्लेटलेट्स। अगर मैं बात करूं बच्चों प्लाज्मा की तो ये मुझे मिलेगा कितना, 55%। और जो मेरे को डब्ल्यू बी सीज और प्लेटलेट्स और ये सब है कितना मिलेगा, 45% मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसे ही पढ़ा है ना आप लोगों ने, चलो इसको नोट करो बच्चों पहले। हो गया, यहीं पे ही हम ब्लड की क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो जो मैंने आपको ब्लड बताया आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन, उस ब्लड के दो कंपोनेंट्स थे या नहीं थे, कौन कौन से थे, एक तो प्लाज्मा और दूसरा ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स को हम ब्लड कॉर्प्यूसेल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, आपका प्लाज्मा कितना परसेंट था बच्चों, 55%, और ब्लड सेल्स कितनी थी, 45%। सभी को पता है। दीक्षा आज बेटा पढ़ने के मूड में नहीं हो तुम दोनों, डांट खानी है, मैं बहुत देर से इग्नोर कर रही हूँ। ठीक है, अब होगा क्या बच्चों, इस ब्लड कॉर्प्यूसेल की भी आगे फर्दर क्लासिफिकेशन है। हमारे पास कितने टाइप्स की ब्लड सेल्स है, अभी मैंने बनाया भी है उसमें, बताओ। एक आरबीसी है, दूसरी डब्ल्यूबीसी है और तीसरी क्या है, प्लेटलेट्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, एक है आरबीसी, एक है डब्ल्यूबीसी और तीसरी कौन सी है, प्लेटलेट्स। ठीक, आरबीसी का साइंटिफिक नेम क्या है, दूसरा नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट्स। तो मैं यहाँ पे उसको भी मेंशन करूंगी, आरबीसीज आर आल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसीज ल्यूकोसाइट्स। एक सेकंड, कहाँ गया हमारा बोर्ड, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा, ल्यूकोसाइट्स, और तीसरी क्या है, प्लेटलेट्स, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है भाई, ये तो सिंपल सी बात है। ठीक, अब हमें क्या करना है, एक बार डब्ल्यूबीसीज की क्लासिफिकेशन देख लेते हैं पूरी, और फिर मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा सभी के बारे में एक जनरल आइडिया दूंगी क्या क्या होता है। ठीक है, और फिर हम ये पढ़ेंगे कि क्यों ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। समझ में आया, ठीक है। चलो सबसे पहले मैं तुम्हें बताती हूँ बच्चों डब्ल्यूबीसीज के और कितने टाइप्स होते हैं। आप लोग मुझे बताइए, आप पढ़ चुके हैं डब्ल्यूबीसीज कितने तरीके की होती है, एक होती है ग्रैन्युलोसाइट और दूसरी होती है
ए ग्रैन्युलोसाइट है ना। ग्रैन्युलोसाइट का क्या मतलब है, देखो इधर कि सपोज करो ये एक सेल है जिसको मैंने माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया, तो मुझे उसमें छोटे छोटे इस तरीके से ग्रैन्यूल्स दिखे अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस तो हो गई, न्यूक्लियस के अलावा मुझे क्या दिखे, उसमें छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स दिखे। तो डब्ल्यूबीसीज की जितनी भी सेल्स में मुझे छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स दिखे उसको मैंने ग्रैन्युलोसाइट में डाल दिया। अब ग्रैन्युलोसाइट में कितनी सेल्स आएंगी आपकी, कौन कौन सी, ग्रैन्युलोसाइट्स में आपकी 3 सेल्स है बच्चों, कौन कौन सी आप बताओ। बिल्कुल सही, इओजिनोफिल्स, बेजोफिल्स और कौन सी है नेक्स्ट आपकी, न्यूट्रोफिल्स, है ना। इसको मैं इधर लिखूंगी, ऐसे मैंने क्यों लिखा, क्योंकि न्यूट्रोफिल्स सबसे ज़्यादा होती हैं और बेजोफिल्स जो होती हैं वो सबसे कम होती हैं। तो न्यूट्रोफिल्स, इओजिनोफिल्स, बेजोफिल्स, ठीक है। ये किस कैटेगरी में है आपकी, ग्रैन्युलोसाइट की, राइट। अब अगर ए ग्रैन्युलोसाइट के बारे में बात करूं, यानी ऐसी आरबीसी, सॉरी ऐसी डब्ल्यूबीसी जिसमें मुझे क्या नहीं दिख रहे, ग्रैन्यूल्स, तो इसकी क्या क्या कैटेगरीज है बताओ, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया लिम्फोसाइट और यहाँ पे मैंने लिख दिया मोनोसाइट, राइट। अब ये लिम्फोसाइट में भी आगे डिवीजन है, कौन कौन सी बताओ, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। तो मैं यहाँ पे उसको भी मेंशन कर देती हूँ बच्चों। एक होती है आपकी बी लिम्फोसाइट और दूसरी होती है आपकी टी लिम्फोसाइट। तो ये एक जनरल क्लासिफिकेशन है आपकी डब्ल्यूबीसीज की। लेकिन डब्ल्यूबीसीज का काम क्या है, हाँ, इम्यून सेल्स जनरली क्या प्रोवाइड करती है, इम्यूनिटी। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या है बच्चों, दैट इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी। तो ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। तो ये एक जनरल क्लासिफिकेशन है, इसके नोट्स बनाओ। इसको डिटेल में हम तब पढ़ेंगे जब मैं तुम्हें ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ाऊंगी, ठीक है। जब हार्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे तब मैं सारी चीज़ें तुम्हें और डिटेल में पढ़ाऊंगी कि इनके न्यूक्लियस में भी डिफरेंस होता है, ठीक है। पढ़ा है आपने, जैसे न्यूट्रोफिल्स को और क्या बोलते हैं, पीएमएनएल बोलते हैं, जैसे कि इसको ही हम क्या बोलते हैं, पीएमएनएल, दैट इज पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइड। जैसे इसमें मल्टीपल लोब्ड का न्यूक्लियस होता है, अलग अलग वेरिएबल शेप्स का हो सकता है। तो उसको हम डिटेल में तब पढ़ेंगे जब या तो हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे या फिर मैं तुम्हें दूसरा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ाऊंगी, ठीक है। ये समझ में आया। चलो अभी वापस आते हैं, हम थोड़ा सा कुछ जनरल डिस्कशन कर लेते हैं, लिखवाना नहीं है अभी मुझे। अगर मैं बात करूं बच्चों आरबीसीज की, डब्ल्यूबीसीज की और प्लेटलेट्स की, तो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा सेल्स कौन सी होती है हमारी बॉडी में, आरबीसीज। क्या नंबर होता है इसका, 5 मिलियन से 5.5 मिलियन होती है पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। पर एक सिंपल सा सवाल मेरा ये है कि जो फीमेल्स होती हैं उसमें आरबीसीज जो होती है वो मेल के कंपैरिजन में कम होती है, ऐसा क्यों होता है, फीमेल में क्यों आरबीसीज का नंबर जो होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू मेल। बहुत सिंपल आंसर है इसका, बताओ। जो फीमेल होती है उनमें एवरी मंथ ब्लड लॉस होता है ना बच्चों, तो जब ब्लड ही लॉस हो जाएगा तो आरबीसी का नंबर अपने आप कम हो जाएगा, हीमोग्लोबिन का नंबर भी अपने आप कम हो जाएगा। तो अगर आप एक जनरल आइडिया देखो फीमेल हीमोग्लोबिन और मेल हीमोग्लोबिन में, तो मेल का जो हीमोग्लोबिन होता है उसका नंबर हायर होता है एज कम्पेयर टू फीमेल। सिमिलरली आरबीसीज का जो नंबर होता है फीमेल में वो कैसा होता है, कम होता है ड्यू टू ब्लड लॉस, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ हर एक डिजीज़ की, तो जो आरबीसीज होती हैं अगर उसकी कमी हो जाए किसी की बॉडी में तो क्या होगा, आप लोग पढ़ के आए हो ना ट्रांसपोर्टेशन, तो आपको ये पता है कि आरबीसी क्या करेगी, गैसेस का ट्रांसपोर्ट करेगी। अब किसी की बॉडी में आरबीसी कम हो गई है तो ऑक्सीजन प्रॉपर पहुंचेगा नहीं, ऑक्सीजन प्रॉपर पहुंचेगा नहीं, रेस्पिरेशन प्रॉपर होगी नहीं, एटीपी प्रॉपर बनेगा नहीं। तो जिस भी पर्सन की बॉडी में आरबीसी की कमी होगी वो अनीमिक हो जाएगा। अनीमिया एक टर्म को हम यूज़ करते हैं जब हम बात करते हैं कि आरबीसी या हीमोग्लोबिन में कमी है, ठीक है। तो ऐसा पर्सन हमेशा कैसा होगा, लिथार्जिक, थका हुआ होगा, क्योंकि उसकी बॉडी में एनर्जी नहीं है, क्योंकि उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, ठीक है। तो मेडिकल टर्म फॉर लो आरबीसी इज
अनीमिया। नेक्स्ट आते हैं हम किस पे, डब्ल्यूबीसीज पे। तो डब्ल्यूबीसीज का नंबर अगर कम हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी पर्सन है उसको ज़्यादा इन्फेक्शंस हो जाएंगे, क्योंकि डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, इसको पुलिस मैन बोलते हैं, तो ये फाइटिंग का काम करती है, ठीक है। लेकिन अगर डब्ल्यूबीसी का नंबर ज़्यादा है किसी के ब्लड में तो मैं उससे क्या कंक्लूजन निकालूं, बताओ। कैंसर, फिर बोलो बोलो। हम्म। तो देखो डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, ये हमारे प्रोटेक्शन के लिए ही तो है। इम्यूनो जो भी रिस्पॉन्स है इम्यून सिस्टम से रिलेटेड वो डब्ल्यूबीसी दे रही है। तो सपोज करो कोई बैक्टीरिया मेरी बॉडी में आया है तो उसको मारने के लिए डब्ल्यूबीसी जाएगी, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी का नंबर भी बढ़ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक वो है रेंज कि उतना अगर बढ़ेगा तब हम उसको क्या कंसिडर करेंगे, इन्फेक्शन। अगर उससे ज़्यादा नंबर बढ़ा हुआ है और बड़ा ही हुआ है, वो कम ही नहीं हो रहा है, तो फिर क्या कंसिडर किया जाएगा कि ब्लड कैंसर हो गया या ल्यूकीमिया है। समझ में आया। थर्ड, प्लेटलेट पे आते हैं बच्चों। क्या आपको किसी ऐसी बीमारी के बारे में पता है जिसमें प्लेटलेट्स का नंबर कम हो जाता है? डेंगी। डेंगी में क्या होता है, डेंगी डेंगू वॉटेवर, तो उसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स का नंबर कम हो जाता है। अब ऐसे पेशेंट की हमें केयर क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि प्लेटलेट कम हो गया। और आप लोगों को पता होगा कि जो प्लेटलेट होता है वो किस में इन्वॉल्व होता है, ब्लड क्लॉटिंग में। तो ऐसे पेशेंट जिसकी बॉडी में प्लेटलेट कम है उसकी क्या नहीं हो पाएगी, ब्लड क्लॉटिंग। तो छोटी सी भी अगर उसको इंजरी हो गई, चाहे इंटरनल या एक्सटर्नल, तो उसका एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, फिर पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करके उसको स्पेसिफिकली प्लेटलेट्स चढ़ाई जाती हैं। जैसे कि कोविड का अभी तक हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं था, सिमिलरली डेंगू की भी हमारे पास आज सच कोई दवाई नहीं है, क्योंकि ये वायरस से होता है। तो हम जो भी पेशेंट होता है उसको जैसे उसके सिस्टम में जो भी प्रॉब्लम है, सपोज करो फीवर है तो फीवर वाली मेडिसिन दे दी, यानी कोई भी सिम्टम है उसको सिम्टोमेटिक रिलीफ देने की हम लोग कोशिश करते हैं, ठीक है। बट अगर आपकी जो प्लेटलेट्स है वो 20,000 काउंट तक आ गई है तो फिर वो फेटल कंडीशन है, तो फिर जो पेशेंट है उसकी डेथ भी हो सकती है। समझ में आई। तो ये एक ओवरऑल चीज़ मैंने बता दी है। पर ये जो प्लाज्मा है इसके बारे में अभी हमने कुछ डिस्कस नहीं किया, पर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आप हेडिंग डालिए प्लाज्मा। इसके बारे में मैं तुम्हें बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। ये तो हमें पता ही है बच्चों कि जो प्लाज्मा है ये क्या है, इट इज द मैट्रिक्स। और कैसा मैट्रिक्स, फ्लूइड मैट्रिक्स। फ्लूइड का मैट्रिक्स क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फाइबर तो है ही नहीं, तो यहाँ पे फ्लूइड मैट्रिक्स है। और ब्लड का कैसा मैट्रिक्स होता है, फाइबरलेस। तो मैं इसको पॉइंट को ऐड कर रही हूँ यहाँ पे, दैट ब्लड हैज़ फाइबर लेस मैट्रिक्स। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है कि इसका जो मैट्रिक्स होता है वो कैसा होता है बच्चों, फाइबर लेस। समझ में आया, ठीक। अब इसका कलर कैसा होता है, कुछ कुछ येलो कलर का होता है ना, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉ कलर। तो ये कैसे कलर का है बच्चों, इट इज ऑफ स्ट्रॉ कलर। और कैसा है, बहुत विस्कस है ना, कैसा गाढ़ा गाढ़ा सा फ्लूइड है, तो इट इज अ स्ट्रॉ कलर विस्कस फ्लूइड। और इसके अंदर क्या पड़ी हुई है, सारी की सारी ब्लड सेल्स पड़ी हुई हैं। और अगर मैं बात करूँ पूरे ब्लड में प्लाज्मा का कितना परसेंटेज है, सो इट हैज़ 55%। तो इस 55% प्लाज्मा की कंपोजिशन क्या है, कोई बता सकता है? देखो कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, तो सबसे ज़्यादा तो इसके अंदर क्या है, वाटर है। सबसे ज़्यादा इसके अंदर क्या है बच्चों, वाटर। तो अगर मैं बात करूँ तो लगभग 90 से 92% तो इस प्लाज्मा के अंदर क्या है, वाटर। और बाकी की चीज़ें क्या हैं इसमें, बाकी क्या है, जो आपके 6 से 8% है यहाँ पे प्रोटीन्स है। 6 से 8% क्या है, प्रोटीन्स है। और प्रोटीन्स कौन कौन से बच्चों, 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, इनको यहीं के यहीं याद कर लेना। फिब्रिनोजन, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन, ठीक है। तो प्लाज्मा में 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं, कौन कौन से, फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन। अब आपने ब्लड क्लॉटिंग पाथवे पढ़ा होगा, है ना, पढ़ा हुआ है, उसमें कौन सा प्रोटीन होता है,
फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव फिब्रिन में और जो ब्लड को क्लॉट कर देता है। तो इसका मतलब फिब्रिनोजन का फंक्शन क्या है बच्चों? इट हेल्प्स इन, इट इज इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग। तो मैं यहाँ लिख ही देती हूँ दैट इट इज इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग। दूसरा, एल्बुमिन। एल्बुमिन का काम क्या होता है? देखो, जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ना, क्या हो गया बेटा? ठीक है, तो जो भी ब्लड में ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसको कौन मेंटेन करके रखता है? एल्बुमिन। तो इट मेंटेन्स ऑस्मोटिक बैलेंस। ठीक है, तीसरा लिखा है ग्लोबुलिन। इसका फंक्शन पता है बच्चों आपको? एंटीबॉडीज पता है आप लोगों को? कभी भी कोई बाहर से एंटीजन आता है तो बॉडी क्या करती है? एंटीबॉडीज बनाती है। वो एंटीबॉडीज अल्टीमेटली ब्लड में ही तो होती हैं, और एंटीबॉडीज को हम बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन। क्या बोलते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन, यानी ऐसा ग्लोबुलिन प्रोटीन जो कि इम्यून रिस्पॉन्स के लिए आया है। तो ये ग्लोबुलिन क्या है? वही तो है। सो इट इज इन्वॉल्व इन द इम्यून रिस्पॉन्स। लिख दूँ? इट इज इन्वॉल्व इन इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक, पहली चीज हो गई, दूसरी चीज हो गई, अभी हम आगे भी देखेंगे इसको। ठीक, आप देखो, आपने ब्लड का पीएच पता है आपको क्या होता है? लगभग न्यूट्रल होता है, क्योंकि ब्लड में कुछ बफर्स होते हैं। बफर्स क्या होते हैं? जो कि रेगुलेट कर देंगे पीएच को। तो ब्लड के अंदर कुछ आयंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ब्लड में क्या क्या हो सकता है? हाइड्रोजन आयन हो सकता है, बाइकार्बोनेट होता है क्या प्लाज्मा में? कुछ याद करो, कुछ तो पढ़ाया होगा मैम ने। क्या ट्रांसपोर्ट होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में भी जाती है ना कुछ परसेंट, तो यही वो बाइकार्बोनेट है जो बनता है। ठीक है, HCO3 नेगेटिव वहाँ पे बनता है ना। तो H2 जो बाइकार्बोनेट है वो किस में प्रेजेंट है? कुछ फॉर्म में, प्लाज्मा में भी तो प्रेजेंट है। उसके अलावा सोडियम आयन है, पोटाशियम आयन है, कैल्शियम। क्या कैल्शियम की ज़रूरत है मेरे प्लाज्मा में? सोच के बताना, क्यों? सोचो, याद करो, बोन सेल्स तो दूर की बात है, फाइब्रिनोजन बिना कैल्शियम के काम कर देगा? करेगा? पढ़ाया मैम ने कि जो कैल्शियम आयन होता है बच्चों, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ब्लड क्लॉटिंग। अपार्ट फ्रॉम बोन डेंसिटी, की बोन्स तो वीक होंगी ही होंगी। अब बोन्स वीक क्यों होती है कैल्शियम की कमी से, उसके बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी जब हम हॉर्मोन्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे। लेकिन जो भी आपका प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनना, फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनना, उन सब के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है। एक तो कैल्शियम और एक विटामिन के। ठीक है, तो किसी की बॉडी में अगर विटामिन के की कमी है या कैल्शियम की कमी है तो उसका ब्लड भी क्लॉट नहीं होता, क्लॉटिंग का टाइम जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, उसके अलावा कोई भी खाना हमने खाया है वो ब्लड में तो एब्जॉर्ब होता है, तो कुछ अमाउंट उसका किस में भी रहेगा? प्लाज्मा में। तो ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, जो भी एब्जॉर्ब्ड हमारे न्यूट्रिएंट्स है वो कहाँ रहेंगे? प्लाज्मा में। तो मैं यहाँ पे इसको भी मेंशन कर रही हूँ दैट ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एटसेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। क्या यहाँ पे फैटी एसिड होगा? क्यों? फैट्स कैसे एब्जॉर्ब होते हैं? ब्लड से नहीं होते, लिम्फ से, है ना। जो लिम्फ है उसका फंक्शन पढ़ा होगा आपने कि वो क्या करता है? इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, वहां से एब्जॉर्ब होते हैं। तो इसको नोट करो बच्चों, फिर मैं तुम्हें लिम्फ के बारे में बताती हूँ। लिख लिया बच्चों? डन। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले मैं तुम्हें ब्लड मैंने एक बार बता दिया, ओवरव्यू दे दिया, एक बार मैं तुम्हें लिम्फ बता देती हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि ब्लड और लिम्फ को कनेक्टिव टिश्यू हमने क्यों बोला, क्योंकि वो वैसे भी बहुत सिंपल चीज़ है। अब सबसे पहली बात तो मुझे ये बताओ लिम्फ होता क्या है और लिम्फ बनता कैसे है, क्योंकि तुम लोगों ने लिम्फ को पढ़ लिया है। हाँ, लिम्फ टिश्यू फ्लूइड तो होता है, कैसे बना?
हम्म, क्यों हुआ, क्या रीज़न है? थोड़ा समझाओ। तो प्रेशर कैसे आया इतना? तो आर्टरीज में प्रेशर कैसे आया? हम्म, सही बोल। ठीक बोल रहे हो वैसे काफ़ी हद तक। अब मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बताती हूँ। देखो, अगर मैं ये हार्ट का डायग्राम बनाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे 4 चेम्बर्स होते हैं हार्ट के। अपर वाले जो छोटे चेम्बर्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? एट्रियम। तो ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर मैं बात करूँ बॉडी में ब्लड को सप्लाई कर रहा है, तो जो मेन आर्टरी है वो कहाँ ड्रॉ करूँ? अयोर्टा। कहाँ पे? लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, लगता है अभिनव ने नहीं पढ़ा है अभिनव? क्या? क्या? यस मैम। नहीं पढ़ा? क्लास में नहीं आए थे क्या तुम? भूल गए? तो ये देखो बच्चों, मैंने लेफ्ट वेंट्रिकल से एक क्या निकाली है? आर्टरी। आर्टरी क्या होती है? आर्टरी जो ब्लड को दूर लेके जाए या पास लेके आए? हार्ट के दूर ले जाए, है ना? तो जो कैरी करेगी ब्लड को अवे फ्रॉम दी हार्ट वो कौन होती है? आर्टरी। और जो आयोटा है इट इज दी मेन आर्टरी। क्यों? क्योंकि आयोटा को ही पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करना है। ठीक है, कोई बात नहीं बच्चों। तो ये मैंने क्या बना दी? इट इज आयोटा, जो कि हमारी क्या है बच्चों? मेन आर्टरी। आप मेरे को इससे ऑक्सीजन देना है ना हर एक सेल को, और आयोटा तो एक ही आर्टरी है। मेरी बॉडी में कितनी सारी सेल्स है, इसका मतलब इस आयोटा की क्या होनी है? ब्रांचिंग। सुनते सुनते जाओ। तो आर्टरीज जो है ये ब्रांच होंगी और क्या बना देंगी? इनसे पतली क्या बन जाएगी बच्चों? आर्टेरियोल, है ना? आर्टरी टूटती है तो क्या बनती है? आर्टरियोल पढ़ा होगा आपने। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, आर्टरी टूटी तो क्या बना? आर्टेरियोल। ठीक है। अब इस आर्टेरियोल की भी मेनी मेनी ब्रांचेस होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैपिलरीज बोलते हैं, नहीं बोलते? कैपिलरीज। तो चलो मैं यहाँ पे कैपिलरीज बना देती हूँ। तो इसकी भी बहुत सारी फाइन ब्रांचेस होंगी। अगर मैं ऐसे बनाऊँ, ऐसे बनाऊँ, तो बहुत सारी इसकी ब्रांचेस होंगी, जिसको मैं क्या बोलूँगी? कैपिलरीज। कैपिलरीज की एक खास बात होती है क्या? कि उसकी जो वॉल होती है उसमें एक ही सेल होती है। मैंने आपको बताया भी है क्या? कि जो हमारी कैपिलरीज होती हैं इसमें स्क्वामस एपिथेलियम होती है। याद है? स्क्वामस एपिथेलियम सबसे पतली थी, तो उसके आसपास डिफ्यूजन भी हो सकता है। ठीक। अब देखो, सपोज करो ये सबसे पतली वाली क्या है बच्चों? पहले तो इसका नाम बताओ। कैपिलरी है। ये कैपिलरी जहां भी होगी तो वहां पे बहुत सारे क्या प्रेजेंट होंगे? टिश्यूज। इन टिश्यूज को तो उसको प्रोवाइड कर रहा है क्या? ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, व्हाटएवर। ठीक। अब सपोज करो इसने, टिश्यू ने ऑक्सीजन ले लिया और कैपिलरी को क्या दे दिया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसे जैसे कैपिलरी आगे जाएगी इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, यानी उस ब्लड में ऑक्सीजन कम हो जाएगा। तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे जैसे इसने टिश्यू को सप्लाई किया, यहाँ पे क्या हो गया बच्चों? ऑक्सीजन जो है वो कम हो गया, और मेरे पास ये कंडीशन आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत सारी कैपिलरीज जुड़ के क्या बना लेंगी? ऐसे करके क्या बनाएंगी? वैन्यूल्स। और ऐसी वैन्यूल्स जुड़ जुड़ के क्या बना लेते हैं? हमारी मेन वीन, है ना? याद आ रहा है आपको? तो ये हमारी क्या बन गई बच्चों? मेन वीन। और ये मेन वीन ब्लड कहाँ ले जाएगी? कहाँ जाएगा इससे ब्लड? वीन से ब्लड कहाँ जाता है बच्चों? यहाँ से ऐसे गया। अच्छा, एक बार मुझे छोड़ना पड़ेगा। यहाँ से ऐसे गया, किधर? याद है ना? यही है क्या? बोलो। अच्छा चलो, अब हम इसे थोड़ा सा जूम करके इसको एज्यूम करने की कोशिश करते हैं। आपको ये मतलब पता ही होगा ऑब्वियसली कि जब हमारा हार्ट धड़कता है तो सारा हार्ट एक साथ नहीं पंप होता। पता है क्या होता है? पहले एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उतने वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे होते हैं। ठीक है, एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्ट किया, वेंट्रिकल में ब्लड आ गया।
अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वॉल्व बंद हो गई जो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में है, ताकि ब्लड का जो बैक फ्लो है वो प्रिवेंट किया जा सके। अब वेंट्रिकल जो है वो बहुत ज़्यादा थिक वॉल से वो है ना, उनके आसपास बहुत थिक वॉल होती है, तो वो हाई प्रेशर से ब्लड को पंप करेंगे। जैसे ही हाई प्रेशर से ब्लड पंप होगा तो सबसे ज़्यादा प्रेशर किस में होगा बच्चों? आयोर्टा में, ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रेशर, इसीलिए आयोर्टा की वॉल सबसे ज़्यादा मोटी भी होती है। देन आगे आयोर्टा की ब्रांचिंग हो गई, कुछ अमाउंट ऑफ प्रेशर जो है वो डिक्रीज तो हुआ होगा, समझ में आया? कुछ अमाउंट ऑफ प्रेशर तो डिक्रीज हुआ होगा। उसके बाद क्या होगा, ये वाला जो ब्लड है ये कैपिलरीज में एंटर कर जाएगा, ठीक है, और कैपिलरीज की वॉल कैसी होती है? पतली, ठीक। तो ये जो ब्लड है ये कैपिलरीज में एंटर करके, और कैपिलरीज की वॉल है पतली, तो इसकी वजह से, क्योंकि पीछे से क्या आ रहा है, प्रेशर से ब्लड आ रहा है, और इसकी वॉल जो है वो पतली है, कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो रिलीज हो जाएगा यहाँ पे। अब ब्लड तो पूरा का पूरा रिलीज नहीं होगा, ब्लड का कंपोनेंट तो रिलीज नहीं होगा, पर क्या रिलीज होगा यहाँ, क्या बाहर जाएगा? WBCs चले जाएंगे, ठीक है, प्लेटलेट्स भी चली जाएंगी थोड़ी बहुत, लेकिन क्या नहीं जाएगा? RBCs नहीं जाएंगी, मेजर मेजर प्रोटीन्स नहीं जाएंगे, ज़्यादातर WBCs चला जाएगा। और वो जो फ्लूइड बीच में आ गया किसके, कैपिलरी और टिश्यू के, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? सही बोल रहे हो, बोलो, इसको हम क्या बोलते हैं? टिश्यू फ्लूइड। यही टिश्यू फ्लूइड क्या है हमारा? लिम्फ। और इसको लिम्फ नया नाम क्यों दिया? क्योंकि ये बिल्कुल ब्लड के जैसा नहीं है, ब्लड से अलग है, क्योंकि जो इस कैपिलरी की वॉल को पास करके टिश्यूज के बीच में आया वो ही तो हमारा टिश्यू फ्लूइड बनाया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से आगे जो भी ब्लड कैपिलरी में गया वो कलेक्ट हो गया वेन्यूल में, वेन्यूल से वीन में, और जब तक वीन में ब्लड पहुंचा यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो चुका था, समझ रहे हो? इसीलिए तो बोलते हैं कि वीन्स में बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए वॉल्व्स होती हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो आर्टरी में तो पीछे से प्रेशर से आ रहा है ब्लड, वहाँ तो पीछे जाएगा ही नहीं, ठीक है, लेकिन वीन्स में क्योंकि इतना डिस्टेंस ट्रैवल करते करते, अब हार्ट से सबसे दूर है ना, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करते करते उसका प्रेशर कम हो गया, तो वहाँ पे क्या हो जाएंगी? वॉल्व्स हो जाएंगी। अभी हमें ये नहीं पढ़ना, अभी हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है ये, यहाँ पे क्या आ गया बाहर, क्या, क्योंकि वो नहीं उसको स्क्वीज कर सकती। WBCs की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो डायापेडेसिस शो करती हैं। डायापेडेसिस का क्या मतलब होता है? अमीबॉइड मूवमेंट होती है ना, तो निकल के स्क्वीज करके बाहर आ जाती हैं, RBCs नहीं आती हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो ये जो टिश्यू फ्लूइड है बच्चों, इस टिश्यू फ्लूइड के अंदर क्या क्या है? प्लाज्मा होगा, प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन्स होंगे, कुछ नहीं होंगे, जो कैपिलरी वॉल से पास नहीं हुए, और यहाँ पे क्या होगा? ज़्यादा अमाउंट में WBCs। तो यही पूछा जाता है कि जो लिम्फ होता है उसमें क्या होता है और क्या नहीं होता, ठीक है। तो मैं एक बार कंपोजिशन यहाँ पे लिख देती हूँ, इसको बनाओ पहले, और मैं यहाँ पे साइड में कंपोजिशन लिख रही हूँ, फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बच्चों, अगर इसके अंदर WBC और WBCs के बारे में मैंने बताया था, उसको पुलिस मैन भी बोलते हैं, क्योंकि वो फाइट करती है हमारे बॉडी में इन्फेक्शन के अगेंस्ट। तो लिम्फ का काम क्या हो गया एक तरीके से, वो भी हमारे इन्फेक्शन से फाइट करता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जिसको बहुत टाइम से इन्फेक्शन होता है उसके लिम्फ नोड्स स्वेल हो जाते हैं ना, क्योंकि लिम्फ नोड्स में बहुत सारी WBCs होती हैं। देखा है आपने, कभी नोटिस किया है कि जिसको काफ़ी लंबे समय तक बुखार होता है उसको कुछ ना कुछ लिम्फ नोड्स जो होते हैं वो स्वेल हो जाते हैं। लिम्फ का एक और नाम है, क्या बोलते हैं बच्चों इसको? हाँ, टिश्यू फ्लूइड के अलावा इट इज ऑल्सो नोन एज मिडल मैन ऑफ द बॉडी, सुना है? लिखूं इसको, जो लिम्फ होता है इट इज ऑल्सो नोन एज मिडल मैन
ऑफ द बॉडी, ठीक। सो मिडल मैन ऑफ द बॉडी इज लिम्फ। मिडल मैन क्यों बोला मैंने इसको, इसका जवाब दो मुझे। ठीक है, एक तरीके से। दूसरी चीज, एक सवाल का जवाब दो, इतना सारा लिम्फ यहाँ पे निकल गया है तो ये यहीं रहेगा तो कहाँ जाएगा? ऐसे तो बार बार हाई प्रेशर से ब्लड आ रहा है, ठीक है, तो वो लिम्फ तो हमेशा ही निकलेगा। तो ऐसे तो हमारे टिश्यू के बीच में सिर्फ टिश्यू फ्लूइड हो जाएगा, हमें तो स्वेलिंग आ जाएगी, एडिमा आ जाएगा, पर ऐसा तो नहीं होता है जनरल कंडीशंस में। तो क्या होने वाला है यहाँ पे? और अगर इंजरी नहीं हुई जिंदगी भर तो यहाँ लिम्फ जमा रहेगा। वाह। हाँ बताओ। हाँ, यहाँ पे स्पेशल सेट ऑफ कैपिलरीज भी होती हैं बच्चों, जैसे मैं दूसरा पेन को यूज कर लेती हूँ, पर्पल हमने यूज नहीं किया। यहाँ पे स्पेशल सेट्स ऑफ कैपिलरीज होती हैं जो अलग होती हैं, उसको मैं बोलूँगी लिम्फेटिक कैपिलरीज। ये लिम्फेटिक कैपिलरीज लिम्फ को कलेक्ट करेंगी और एक वीन में ड्रेन कर देंगी, और वो वीन के थ्रू वापस से मेरे हार्ट में, राइट एट्रियम में आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि लिम्फ वहाँ पे स्टोर ही होता जाएगा, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि एक बार चोट लगेगी तो सारा लिम्फ निकल जाएगा। किसी इंसान को नहीं लगी तो फिर क्या उसका लिम्फ रह जाएगा ऐसे ही? ठीक है, समझ में आया अभिनव? इसको ड्रॉ करो जल्दी। चले बच्चों, कुछ क्वेश्चन पूछ लूं तुमसे मैं, थोड़े से ऐसे ही, जो आज पढ़ा है उसमें से। चलो बताओ बच्चों, ब्लड इज अ काइंड ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। मेजर प्रोटीन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, पहले सुन लेना और लिख देना आंसर। मेजर प्रोटीन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, मेलानिन, कोलेजन, केराटिन, मायोसिन। मेजर प्रोटीन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज मेलानिन, कोलेजन, केराटिन, मायोसिन। कोलेजन, वही तो पढ़ाया मैंने, ठीक है। फिर मैंने आपसे पूछा टेंडन्स एंड लिगामेंट्स आर, इसमें रेगुलर और इरेगुलर भी लिखा है, वो वाली टर्मिनोलॉजी अभी बताई नहीं है। तो आप ये बताइए कि वो लूज कनेक्टेड टिश्यू है या डेंस कनेक्टिव टिश्यू है? सही। अब एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जॉइंट्स, इसमें मैं ऑप्शन नहीं दे रही। हाँ हाँ, जोर से बोलो, सही बोल रहे हो। स्किन टू मसल, ठीक। ओके, सुनो, इन ऑल कनेक्टिव टिश्यूज एक्सेप्ट डैश द सेल सिक्रीट फाइबर्स कॉल्ड कोलेजन एंड इलास्टिन। तो सिंपली आपसे पूछा है कि किसमें फाइबर्स नहीं है, आंसर क्या है? ब्लड, ठीक। देन बोन अभी हमने पढ़ा नहीं है, बोन के ही क्वेश्चन है। ब्लड इज अ काइंड ऑफ, ये रिपीट हो गया लगता है क्वेश्चन ना, ठीक। तो बच्चों समझ में आया? आज कुछ प्रॉब्लम पूछना है? खत्म करते हैं आज की क्लास, ठीक है।